नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज आप सभी प्यारे बच्चों को भारत से हम क्या सीखें यानी गद्य खंड के तीसरा नंबर चैप्टर में सभी प्यारे बच्चों को मैं स्वागत करता हूं। और यह जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो 2026 का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बहुत सुंदर से बेहतरीन से हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। समझ गए, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। उससे पहले आपको कुछ प्रेरित कर दें और एक बात और भी ध्यान आपको दिला दें, यह वन शॉट है। इसके अलावा कोई वीडियो आपको, किसी का वीडियो, मेरा भी वीडियो आपको नहीं देखना है। वन शॉट मतलब वन शॉट, यह कहने का नहीं, यह पूरा है। इससे अलावा आपको कोई भी सवाल एग्जाम से नहीं आएगा। बाहर आएगा तो आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि आधा ही पढ़ना है। आप जान रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आधा ही अगर आप बना देते हैं सिलेबस में, अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो 50 ऑब्जेक्टिव ही बना देते हैं तो बिहार बोर्ड में टॉप आ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव अगर जितना भी है उसका आधा कर सकते हैं तो भी आप जो है टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। मतलब आधा ही आपको पूरी तरह सही लिखना है, पूरा नहीं। समझ गए। तो देरी ना करते हुए हम कहते हैं, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर यदि आपको कहीं जाना है, अगर आधे रास्ते से यदि लौट आते हैं तो मान लीजिए यहां से आपको यहां जाना है, यदि आधे रास्ते पर अगर यहां चल गए तो यहां से यदि लौट कर आ जाते हैं तो क्या यहां लौटने में आपको समय नहीं लगेगा, यहां घर आने में लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको यही रास्ता तय करना चाहिए ताकि सफल हो सके, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। अगर वापस भी आइएगा तो आधा रास्ता पार करना होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आगे बढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि बिहार बोर्ड में अव्वल आ सके, टॉपर की श्रेणी में आ सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और आज हम सबसे पहले हम आपको पूर्व के भांति बताते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे बहुत सुंदर से। उसके बाद यह आराम से इस जो भी है, निबंध है कि भाषण है कि ललित निबंध है कि साक्षात्कार है कि व्यक्तिगत चित्रण है या शिक्षा छात्र है, क्या है वह विधा हम जानेंगे। सबसे पहले वही जान लेते हैं, भारत से हम क्या सीखें। यह आप चैप्टर 3 है आपका। यह शीर्षक क्या है, पहला पूछेगा भारत से हम क्या सीखें, यह कैसी विधा है, यह क्या है, कहानी है, लेख निबंध है, भाषण है, साक्षात्कार है, व्यक्ति चित्र है, क्या है। तो आप एक ही लाइन में कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों यह जो है आपका भाषण है। यह क्या है, आपका भाषण है। यह जो है मैक्स मूलर साहब जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने भाषण दिया, वही यह है। क्या है, भारत से हमने क्या सीखा, भाषण के तौर पर जो दिया गया है उसी का हिंदी रूपांतरण यहाँ दिया गया, क्योंकि यह जर्मन के आदमी है। इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया वह भी हम लोग पढ़ेंगे। समझिए प्यारे बच्चों, आपके पूरे बुक में कितना पढ़ना है आप जान रहे हैं। पूरे बुक आपका जो है गद्य खंड में 12 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हो गया, अब तीसरा चैप्टर पर हम लोग हैं और इसी प्रकार से बहुत जल्द यह समाप्त हो जाएगा। और पद खंड का पूरा 12 चैप्टर समाप्त हो गया है। आप प्यारे बच्चों वन शॉट भी है, जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा कविता में डाला गया है, देख सकते हैं। भाषण के तौर पर आपका मात्र यही एक है जो कि भाषण है, बाकी निबंध है, ललित निबंध है, साक्षात्कार है, कहानी है। समझ गए। भाषण मात्र आपके बुक में गद्य खंड में मात्र एक है, तीसरा नंबर चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। भाषण मात्र एक है, याद रखेंगे, भाषण मात्र एक है,
याद रखेंगे। अब पहली सवाल आपका रहेगा कि भारत से हम क्या सीखे, किसने लिखा? मैक्स मूलर ने, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अब कभी कभी पूछा जाता है मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, याद रखेंगे, ठीक है। और यह कैसे याद रहेगा भारत से हमने क्या सीखे, किस लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। तो कैसे लिखेंगे? तो इससे आपको याद रखना होगा मूल बात। हमने एक ट्रिक बना लीजिए, भारत से हम क्या सीखे? मूल बात, जो फंडामेंटल है वह सीखे, यानी मूल से हो जाएगा मैक्स मूलर। मूल से क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। अपना दिल में, दिमाग में कुछ बैठा लीजिए उस टाइप का, ताकि आपका याद हो जाए। हम अभी आपको बताए थे भारत से हम क्या सीखे, आपका चैप्टर नंबर 3 है, और पूरे 12 चैप्टर में से यही चैप्टर है जो है भाषण के रूप में है। बाकी कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, व्यक्ति चित्र है, शिक्षा शास्त्र है, और कुछ नहीं है। एक ही भाषण है। इस भाषण के रूप में आपका एक चैप्टर है जो कि 3 है, जो किसने लिखा? मैक्स मूलर ने लिखा। हमने कई बार अभी आपको बता दिए। पढ़ने का तरीका यही है कि आपको याद हो जाना चाहिए, तभी मतलब है। और इनका जन्म याद रखिएगा। जन्म जो है 6 सितंबर 1823 ईस्वी के आधुनिक, अभी जो है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। जर्मनी के किस गांव में हुआ था? डेसाउ नामक ग्राम में हुआ था, शहर में हुआ था। कौन शहर में हुआ था? डेसाउ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। यह भाषण है, बहुत सुंदर से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर से याद कर सकते हैं। इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, इनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था, और जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। इतना बात आप याद रखेंगे बहुत सुंदर से। इनके पिता का नाम विल्हेम मूलर था, और माता का नाम एडेलहेड मूलर था। यह माता पिता अगर याद नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा तेज है याद कर सकते हैं। लेकिन आप में इसका लेखक, भारत से हमने क्या सीखा? भाषण है। कैसी विधा है? भाषण है। लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। जन्म 23 में हुआ था, 1823 में, मृत्यु 1900 में। यह तो आपको इसमें याद कर लेना। यही है मैक्स मूलर महोदय, जिन्होंने भारत का गुणगान गाया है। भारत अब आया घूमने के लिए, तो भारत के बारे में कल्पना नहीं, वो देखा, समझा और भाषण में कहा गया है। समझ गए? इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे, इसका थोड़ा जीवनी देख लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय देख रहे हैं तो इसको देखेंगे। लेखक जब, यानी मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो उसके पिता की मृत्यु, मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही इसका पिता की मृत्यु हो गया। यह बेचारा कितना अभागा है, समझ लीजिए। जिसके आप उसका दर्द जाकर देखिए, जिसके पिता नहीं है, जिसके घर में पिता नहीं है, उसमें जाकर देखे बहुत कठिनाई होता है। पिता के निधन के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। यही तो बात है। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। 18 वर्ष जैसे ही हुआ, उन्होंने कौन सी विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन स्टार्ट किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, मैक्स मूलर महोदय ने उसके पिता की छाया नहीं रहते हुए भी, पिता उसके नहीं रहते भी उसके शिक्षा में कोई बाधा नहीं पहुंचा, और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। किस विश्वविद्यालय से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। इतना बात या इसकी साहित्यिक रचना में आप लोग याद रखेंगे। इनकी साहित्यिक रचना याद रखेंगे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाएगा। तो बहुत सुंदर से हम याद कर सकते हैं कि 1841 ईस्वी में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराया। हितोपदेश जो है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो मैक्स मूलर ने। याद रखेंगे। कठ और कैन यादि उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन भाषा में अनुवाद कर यश का भी काम किया। पाठ परिचय, अब देखिए पाठ परिचय यहाँ नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए। हम लोग पाठ परिचय देखेंगे, यह पाठ में क्या दिया गया है वह सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इनकी रचना, मैक्स मूलर की रचना, पहला तो आप हितोपदेश याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है कठ और केन, कठ और केन,
कठ और केन याद रखिएगा। तीसरा आपको याद रखिएगा मेघदूत। मेघदूत बहुत कम है, याद कर सकते हैं 4 को, समझ गए। यह सबको जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया और लिखा। इतना बात आप बहुत सुंदर से, बेसिक बात है। आपके बुक में और भी बहुत कुछ है, वह सब नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। यह बात आपको 100% याद रखना होगा। यह बात आपको 100% याद रखना होगा। अब पाठ परिचय में हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें। भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा कांग्रेस अधिकारी, कांग्रेस नहीं अंग्रेज अधिकारी, सॉरी प्यारे बच्चों, अंग्रेज अधिकारियों को आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यह संबोधित, जब अंग्रेज भारत सेवा हेतु चयनित एक युवा आया, कौन आया? अंग्रेज युवा आया। उस अंग्रेज अधिकारी को आगमन जब आया भारत में के अवसर पर संबोधित करते हुए यह भाषण है। यह भारत से हमने क्या सीखा? यह भाषण है, पहले बता दिए कि श्रृंखला एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादकीय अंश है। प्रथम जो भाषण दिया गया है, जब कोई अंग्रेज अधिकारी आया जो चयनित होकर भारतीय सेवा के लिए, उसके सामने जो भाषण दिया गया है उसी का एक संक्षिप्त संपादन है। इसका भाषा रूपांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। यह देखिए, मैक्स मूलर तो जर्मनी भाषा लिखता था, लेकिन यह जो आपको हिंदी में लिखकर किसने दिया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। कहेगा हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखें, यानी मैक्स मूलर का जो भाषण था हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इतना बात याद रखेंगे बहुत सुंदर से। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता को प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को, जो नया नवागंतुक मतलब जो नव नियुक्त हुआ है, जो नया नियुक्त हुआ अधिकारी को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सिखाती है और ग्रहण कराती है, ग्रहण कराती आई है। यह एक विलक्षण देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपनी देश तथा उसकी प्राचीन सभ्यता की एवं संस्कृति, ज्ञान, प्राकृतिक वैभव आदि को महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। यानी भारत के बारे में, भारत का क्या वैभव है, भारत की क्या प्राचीन सभ्यता थी, भारत की क्या संस्कृति थी, यह सब आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि भारत जो है पुराने समय से, प्राचीन मतलब पुराने समय से गौरव में रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में, प्राकृतिक वैभव के क्षेत्र में, यही सब यह भाषण में मैक्स मूलर महोदय ने एक नव चयनित भारतीय सेवा के लिए अंग्रेज अधिकारी के सामने में भाषण के रूप में संबोधित करते हुए कह रहा है। उसी का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है, क्योंकि उन्होंने भाषण लिखा था किस रूप में? जर्मनी भाषा में, लेकिन आपको हिंदी भाषा में रूपांतरण करके दिया है। तो अब आप कहेंगे सर जी क्या आप वह पूरा भाषण पढ़ के सुनाएंगे? तो नहीं प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए बहुत शॉर्ट में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, आप बहुत सा चैनल वाला आप देखेंगे कि सारा चैनल आप देखेंगे सारा किताब छाप दिया और उसको आपको पढ़ रहा है, स्पीड से आप देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। भैया उससे पढ़ने से क्या फायदा? वो तो बच्चा के पास है। थोड़ा सा अनुभव होता है कि कोई अगर सामने में पढ़ के बता रहा है तो आप थोड़ा सा अच्छा अनुभव करते हैं और जल्दी समझ पाते हैं। अपने से पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा आदमी को कठिनाई होता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ठीक है। लेकिन 10th के बच्चा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता है, क्योंकि प्यारे से बच्चा होता है 10th में। इनके लिए मैंने शॉर्ट किया है, बहुत मेहनत से मैंने छोटा सा बनाया है इसको, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा भाषण को जो सारांश है
वह लिख के रखा हूं। यही पाठ का सारांश हम कह सकते हैं, संक्षेपण कह सकते हैं, समझिए संक्षेपण, क्योंकि बहुत लंबा भाषण है। पूरा अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, समझ गए। तो उतना नहीं पढ़ना है, इतना चीज पढ़ना है जिससे कि आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमने आपको पहले से ही बताया है। कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, तभी आप सफलता की ओर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। हमने पूरा नहीं उतारा हूं, पूरा नहीं टाइप किया हूं, सिर्फ उसका जो सारांश है वह टाइप आधा। तो आप बात यहीं से समझ में आ गया होगा आपको कि इस पाठ में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा इस पाठ में किस चीज का वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, 100% समझ में आया होगा। समझ गए प्यारे बच्चों। तो हम लोग आते हैं जगह पर और पढ़ते हैं बहुत सुंदर से। क्या पढ़ते हैं? प्रस्तुत पाठ। देखिए प्रस्तुत पाठ, भारत से हम क्या सीखे, महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। देखिए यहां से आपका 2-3 सवाल बन सकता है। मैक्स मूलर कैसा व्यक्ति था, कौन था? तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मैक्स मूलर महान चिंतक एवं साहित्यकार थे, जिन्होंने अपने भाषण के माध्यम से भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत प्राचीन कैसा था, भारत का प्राचीन कैसा था, वर्तमान क्या है, और भारत का सभ्यता क्या था, संस्कृति क्या था, उसकी वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग संक्षेप में समझेंगे, पूरा डिटेल्स में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। देखिए हम लिखे हुए हैं, लेखक का मानना है, क्या मानना है मेरे प्यारे बच्चों, संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविधा संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। लेखक कह रहा है भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सर्वविधा यानी सभी विधि और संपदा, प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब सभी कुछ से संपन्न भारत परिपूर्ण देश है। भूतल पर स्वर्ण की छठा यही देखने को मिलता है। यहाँ का जो धरती है, यहाँ स्वर्ण का जो छठा है, वो यही देखने को मिलता है भारत में। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत की महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है, मैक्स मूलर महोदय ने अपने भाषण में बोला गया है, प्लेटो और कांट जैसा महान दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, वह भी भारत के महत्व को स्वीकारा है, भारत के महत्व को स्वीकार किया है। तो कहेगा भारत के महत्व को किसने स्वीकारा है? तो प्लेटो और कांट जैसे महान दार्शनिक ने। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा आगमन करते रहने वाले यूरोपियों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है। यानी इनके गुणगान करते हुए इन्होंने कहे हैं, यूनानी, यूरोप तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों को विचारों में भी सदा आगमन करते हुए, यूनानी लोग आगमन करते हुए संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में है। मतलब पूरे विश्वव्यापी में, विश्व में संपूर्ण मानव का जो विकास हुआ है उसका ज्ञान भारतीय साहित्य में वर्णन किया गया है। ठीक है, इन्होंने भाषण में कहा है मैक्स मूलर महोदय नवनियुक्त अंग्रेज अधिकारी के सामने। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आपको कहां मिलेगा? तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं सच्चे भारत का दर्शन आपको गांव में मिलेगा। कहां मिलेगा? गांव में मिलेगा, न कि कलकत्ता, मुंबई और जैसे शहरों में, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। सच्चे भारत का दर्शन आपको करना है
तो कहाँ आपको करने जा सकते हैं? गांव में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक सुषमा खनिज भंडार कृषि की महत्ता है। यहाँ जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ खनिज का और कृषि का महत्व दिया गया है। खनिज का भंडार है और कृषि का प्रधान देश है, तो कृषि का महत्व दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तपस्याओं की साधना भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि रही है। यहाँ पर अनेक तपस्याओं ने अपना साधन करते हुए भूमि है। बहुत सा तपस्या है जिनका जो जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ है, लेखक ने यह कह रहा है। आगे हम पढ़ सकते हैं, भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्सियन, यूनानी, मेकेडेलियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप में भारत में देखने को मिलते हैं। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवहृत है। शब्द भंडार में भी चिरकाल मतलब बहुत पुराना काल से यहाँ शब्द का भंडार पड़ा हुआ है। अब शब्द सीमित हो गया है, आप यह भी कर सकते हैं, समझ गए, क्योंकि हिंदी में देवनागरी है और यह 52 लिपि है। आगे हम पढ़ेंगे नगरी लिपि भी है, लेकिन अभी हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि यह भाषण पढ़ रहे हैं हम लोग, भारत के बारे में गुणगान कर रहे हैं मैक्स मुलर महोदय। किसके सामने? हम आपको बार बार एक चीज बता रहे हैं, यह जो मैक्स मुलर महोदय ने नवनियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके सामने यह भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत का दृश्य कैसा था और कैसा है, समझ गए। विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। अब कहेगा किसका किसका जड़ भारत में है? तो कहिएगा विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का भी जड़ कहाँ है? भारत में है। भारतीय वांग्मय और संस्कृत की महत्व, यहाँ महत्व होगा को सभी देशों को स्वीकारा, सभी विदेशों ने स्वीकारा है। यहाँ का जो वांग्मय है और संस्कृत है, सभी देशों ने इसको स्वीकारा है, इतना बात याद रखेंगे। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाओं एक ही उद्धत स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जाति में भी अनेकताओं के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ग्रीक, सब पंजाबी सब रहते हैं, लेकिन एकता के भाव से रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकता के भाव से रहते हैं। भारत विद्या, योग, दर्शन का उद्गम स्थल है। उद्गम मतलब होता है जहां पर जन्म होता है, जहां पर आगमन होता है। भारत कौन कौन चीज का आगमन किया है? भारत में ही विद्या का आगमन हुआ है, योग का आगमन हुआ है, धर्म दर्शन का उद्गम स्थल है भारत। पूरे विश्व को युद्ध ने अपने विचारों से आलंकित किया है। पूरे विश्व युद्ध नहीं प्यारे बच्चों, बुद्ध ने, बुद्ध के बारे में बुद्धा शरणम गच्छामि आप सुने होंगे। बुद्ध के शरण में जाने से लोग बहुत ज्ञान प्राप्त होता था। तो यहाँ ही यही धरती है, भारत है, जहां पर बुद्ध ने ही जन्म लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। जो भारत भ्रमण किसको किसको आवश्यक है? लेखक कह रहा है भाषण में, जो भारत भ्रमण वह व्यक्ति करे जो इस प्रकार भारतीय सभ्यता को जानने का अधिकार हो, जिसको मन हो, संस्कृति का ज्ञान, विज्ञान और प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य की में विशेषता, जो साहित्य में विशेष रूप से रुचि रखता हो, उसको भारत घूमना चाहिए, भारत के बारे में सीखना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, समझ लीजिए भारत के कितना बढ़िया गुणगान कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिस, क्योंकि अंग्रेज का समय था, उस समय अंग्रेज, भारत गुलाम था अंग्रेज का। तो वारेन हेस्टिस जब भारत का गवर्नर जनरल था,
तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल में की सेवा में भेजवा दिया। कंपनी के निर्देश ने उन सोने के सिक्के के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स की इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। यानी वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिया नामक सोने के सिक्के मिले, लेकिन यह अपना मालिक को भेज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने इसका महत्व को नहीं समझा कि यह मेरे प्राचीन राजाओं को देन है, प्राचीन पूर्वजों का देन है, उसको अध्ययन के लिए, उसको दिखाने के लिए रखना चाहिए, लेकिन उसको गलाकर नष्ट कर दिया। जब लौट कर आया वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड तब समझ गए। तो आगे यह भी लिखे हैं कि कंपनी के निर्देशन ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई। कंपनी का जो मालिक था, कंपनी को जो निर्देशक था, यह ऐतिहासिक घटना को महत्व को नहीं समझ पाया और वह दुर्घटना हो चुकी। वारेन हेस्टिंग्स ने उन सिक्के की महत्व ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निर्देशन को ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखी थे, लेकिन कंपनी के ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ, दुखी थे। वारेन हेस्टिंग्स समझ रहा था यह ऐतिहासिक चीज है, इसको संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन उसके कंपनी का निर्देशक नहीं समझा और उसको गला दिया। आगे ये अंत में हम लोग देखेंगे। देखिए कितना छोटा, बस हो गया खत्म। यह अंतिम चैप्टर है, ये अंतिम स्लाइड है। आप से चैप्टर नहीं प्यारे बच्चों, स्लाइड है। अगर आप किताब से पढ़ते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 घंटा लगता मेरा पूरा पढ़ने में। बहुत आदमी तो आधा पढ़ ले, आप उसको क्वेश्चन आंसर बता दिए। हमने पूरा आपको समझाने की कोशिश किया हूं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, क्या बताया है, बस उसके बाद कुछ नहीं देखना है। अंत में देखेंगे हम लोग। अंत में लेखक अपने हृदय उदार प्रकट करते हुए कहते हैं, लेखक अपने हृदय उदार से प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, यह भी आप देखिए। कहते हैं इस प्रकार से, आपको लिखा हुआ नहीं है किताब में, यह बनाया गया है, बहुत सुंदर से बनाया गया है टाइप करने वाले। और मेरा मेहनत को आप लोग सराहिए, देखिए। आप देखेंगे कि आप एग्जाम में बहुत कम मेहनत करके सबसे अच्छा आ सकते हैं। समझ गए। भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी ना जाने कितने 100 प्रदर्शियों को आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूरज को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर की सातल मंद हवा के झोंकों उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। फिर भी इतना हो गया तो भी गंगा और सिंधु के मैदान है यहाँ, और इनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इसमें निराश होने की जगह नहीं है। अभी भी बहुत कुछ आप खोज सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में बचा हुआ है। ऐसा भाषण उन्होंने दिया था मैक्स मुलर ने, इसलिए इसका शीर्षक भी सार्थक है, क्योंकि उन्होंने मैक्स मुलर महोदय भारत घूमने आए थे और भारत का बखान किए, गुणगान गाए। वह अपना बखान और गुणगान किसमें गाया है, तो अपना भाषण में बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव देखिए चाहे सब्जेक्टिव देखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग पहले आप सब्जेक्टिव देख लेते हैं बहुत सुंदर से। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि को आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो हम अभी बताए थे आपको, भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की उनकी अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यूरोपीय लोगों को क्या होगा, अनेक समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत एक ऐसी समस्या का समाधान, समझ गए। तो लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले लोगों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो हम कहेंगे लेखक ने बताया कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व माने पुराना संबंधी तत्व के ज्ञान एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों को विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। उनको भारत आने के बहुत ही जरूरी है जो साहित्य के क्षेत्र में अभिरुचि रखता है। इस प्रकार से हम लोग बताए हैं, उसका थोड़ा सा पलट के लिखा हुआ है ताकि आपको और भी ज्ञान विकसित हो सके। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। हम बताए थे गांव में हो सकते हैं, तो वही लिख सकते हैं। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्राम जीवन में हो सकते हैं, ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा महाभारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामों में कूट कूट कर भरा हुआ है। शहर में देखिएगा कोई मृत्यु हो गया तो 2-4 लोग देखता है, बस हो गया, बाकी देखबो नहीं करेगा। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी का मृत्यु हो गया तो पूरे गांव सहानुभूति सहयोग करता है, प्रेम पूर्वक। अभी भी देखेंगे किसी को मृत्यु हो जाता है तो ट्रैक्टर भाड़ा पैसा नहीं लेता है, वह उस पर मृतक को लेकर गंगा नदी किनारे तक जाता है, सिर्फ तेल लेकर जाता है। समझिए, तेल डालिए डीजल और ले जाइए जितना ट्रैक्टर ले जाना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा किया जाता है। यही सहयोग हुआ तो ऐसा बाजार में आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए लेखक ऐसा कहते हैं। भारत की, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट कीजिए। तो कहा जाए प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझते समझते यहाँ होना चाहिए, समझने समझाने का, बहुत सुंदर लिखल है। प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, मतलब उपस्थित है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण विकास से संबंध, प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषयों में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझाने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायत को लेखन में महत्वपूर्ण बताया गया है। उनके लिए महत्वपूर्ण बताया गया है लेखक के महोदय, यह बात आप लिख सकते हैं। जो बात हम वहां छोड़े हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर में बता देंगे तो, या कोई कहानी तो है नहीं जो हम आपको कहानी बता दें। अरे भैया भाषण है, जो बात छोड़े हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर में बता दिए, और जो क्वेश्चन आंसर में नहीं बताए हैं वहां आपको सारांश के रूप में बता दिए। आपको हम यह गारंटी लेता हूं, आपको इसी से आपको 90% सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र 80% बनाना है, सॉरी 50% बनाना है, तो भी तो 40% आपका रखा हुआ रहेगा। इसलिए आप चिंता नहीं करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मन तन धन लगाकर आप पढ़िए जो हम कह रहे हैं। भारत ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्वक घटनाओं का हवाला दिया और क्यों। देखिए हम बताए थे, यह हम आपको बताए थे कि वारेन हेस्टिंग्स को ज्ञान था कि यह ऐतिहासिक समझदारी से है, यह ऐतिहासिक का है सोना का दरिया, लेकिन वह कंपनी को भेज दिया था। अभी हम पढ़े थे तो उसी का वर्णन हम लिख देंगे। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 172 दरिया नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल को सेवा में भेज दिया जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझाना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं कहा गया, क्योंकि यह
एक धरोहर था, अन्वेषण की विषय था, मन अनुसंधान का विषय था, पर्यवेक्षण का विषय था, उसको नहीं गलाना चाहिए था। इससे आपको इतिहास में बदलाव देखने को मिलता, लेकिन यह ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल ने उसका महत्व नहीं समझ पाया था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स समझा था। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के साथ यूरोप के व्यापार के संबंध में प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। तो यहां लिखेंगे, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलीपींस के मध्य आगमन के समय साधन सुलभ हो चुके हैं। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणिक होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन्हें वस्तुओं के औफिक से निर्यात, वस्तुओं के निर्यात, यहाँ औफिक हटाइए, निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत की सिवा किसी अन्य देश में से नहीं लाई जा सकती है। यानी भाषण में उन्होंने यह भी कहा है, भारत में जो प्रमाण मिले हैं वह भारत से ही सिर्फ पर्याप्त किया जा सकता है, बाइबिल में लिखा हुआ है, किसी अन्य देश से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, अस्पष्ट करें, यानी स्पष्ट करें और स्पष्ट करें। तो भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है, यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है, यहाँ की संस्कृति भाषा द्वारा विश्व के चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलाता है जो अभी तक अज्ञान थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाला समय के लिए सेतु के रूप माना जाता है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बताया है भाषण में, तो कह सकते मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता उसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत का मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सेक्सन जैसे ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानताओं की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। आसानी से, देखिए यह थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लग रहा होगा टफ, तो आपको यह क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, हम कहते हैं आपको छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ना क्या है, एक बार तो कम से कम आप नोट में बना लीजिएगा तो बहुत सुंदर रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि संस्कृत की दूसरी भारतीय भाषाओं को अध्ययन से पश्चाताप जगत की बहुत लाभ जो क्या हुए, तो हम लिख सकते हैं, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्यों को सदस्यों की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अध्ययन से ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया है जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, कितना सुंदर बात उन्होंने भाषण में बताया है। तो यह लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2, 3, 4, 14, 15 क्वेश्चन है, उसके बाद एक समय खत्म हो जाएगा। तो आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा, इसलिए कहा। भारत, देखिए यह सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां
का सर्वप्रथम साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिक के चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन के सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं मिलता है। कहता है भारत में ऐसा ऐसा चीज है जो कि विश्व के दार्शनिक के लोग में चिंता की विषय है। भारत ने ऐसा ऐसा समस्या को समाधान ढूंढ निकाला है जिससे भारत की जितना भी दार्शनिक है, फिलोसफर है, वह सब चिंतित है कैसे वो ऐसा समस्या का समाधान ढूंढ लिया भारत। समझ लिए, इसलिए कहा जाता है भारत में सर्वविधा संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। समझ लिए, आप लिख सकते हैं अतः करके। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो लिख सकते हैं लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना, जानना एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों और पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। इसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट के से जानने की नवीन स्वप्न दर्शे के आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। यानी जो भारत आकर जो अधिकारी हैं, जो आगंतुक हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, वह सब दूसरा सिकंदर की संज्ञा दिया है हमारे मैक्स मूलर महोदय ने। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं। तो यह दोनों क्वेश्चन में से कोई भी रहेगा, जवाब एक ही दिखेगा। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव अनेक प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झीमा रूप में प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। समझिए, यह आपको सेंटेंस हम समझाने हो। यहाँ वास्तविक उद्भव एवं लिख सकते हैं उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। बस इतना ही, ये छोड़ दीजिए अपरिहार्य। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म के यह जन्मभूमि है, ठीक है। फारसियों को जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यह नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। भारत जो है विश्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस प्रकार भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, तो लिखेंगे लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं करके अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित रही है। लेखक वास्तविक इतिहासकार क्यों मानता है और लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, वास्तविक ओरिजिनल इतिहास जो है लेखक किसको मानता है और क्यों मानता है। तो हम कह सकते हैं लेखक भी किसी विषय के मूल उद्भव स्रोत का तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है। किसी भी विषय के मूल उद्भव स्रोत, कहां से वह उद्भव हुआ है, कहां से वह जन्म हुआ है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसको ही वास्तविक इतिहास मानता है। बात भी सही है, क्योंकि वहीं से उस विषय का मौलिकता, उसका विकास और उसकी शाखाएं प्रशाखाएं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है। इसका अध्ययन फलदायी है तथा उसका अध्ययन क्या है, फलदायी है, मतलब सफलतापूर्ण है, ठीक है। यह अंतिम क्वेश्चन होगा और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा। देखिए, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है। यहाँ हम नीति कथाओं के बारे में हम आपको शॉर्ट भी लिखे हैं, लेकिन आपका यह 2 नंबर में पूछेगा, यह लॉन्ग पूछेगा, तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा। लेखक ने बताया कि नीति कथाओं का अध्ययन क्षेत्रों में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं
का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्या का समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलता है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान की एक नीति कथा से मिलता है, अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसी जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। भारतीय नीति कथाएं जो यूनान से कैसी जुड़ा है, यह एक कैसी विषय है, शोध का विषय है, हम यह कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ सारा सब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ। सब्जेक्टिव समाप्त हो गया, आइए ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। यानी वन शॉट कहने का मतलब वन शॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोई भी चीज स्किप नहीं किया जाता है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो यह हम आपको स्किप किए थे, सारांश में नहीं लिखे हैं। तो इसको कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे आइए, दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह भी बताए थे हम, वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था। कई बार क्वेश्चन हम लोग देखे थे। क्या है, पढ़ने से नहीं होगा, बहुत आसान से हो जाएगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो बहुत सुंदर से कह सकते हैं वह जर्मनी था, तो जर्मन भाषा में किया था, गर्वे किया था, शुरू में बताए थे। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था? तो बहुत सुंदर से हम बता सकते हैं मैक्स मूलर ने। संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलना किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मनी भाषा में किया था। बहुत सुंदर से आप दे सकते हैं। आगे, लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा की अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का, शुरू में ही हम लोग बताए थे, बहुत सुंदर से बताए थे, समझ गए। तो आगे आइए, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो बहुत सुंदर से कह सकते हैं 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं जरथ्रुस्त्र, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से है। तो याद कर लेंगे, आपको इतिहास में भी यह पढ़ने को मिलेगा। आगे नौकरी में जाएंगे तो भी आपको यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्वविद से है। पुरातत्व, पुराना तत्व को खोजने वाले थे, समझ गए, उसी को हम कहते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। 172 दारिस नामक सोने की सिक्के की घड़ा कहाँ मिला था? यह तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ चुके हैं। बनारस से मिला था, बनारस से मिला था। तो देखिए ना, हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। अगर आपको लग रहा है हम संक्षेप में नहीं लिखे थे, तो देखिए ना, 172 नामक, देखिए सिक्के कहाँ से मिला है? को मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ से? वाराणसी से मिला था। देखिए है, वाराणसी से मिला था। आराम से पढ़ सकते हैं, अगर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे आइए, आगे हम लोग 11, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दिया है? तो नाइट की उपाधि हम लोग किसे देंगे? तो मैक्स मूलर को दिया है, क्योंकि वह गुणगान गाया भारत के बारे में, भाषण दिया था, समझ गए। उस समय अंग्रेजों के शासन था। तो इतना बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कौन से विषय में पूछ सकता है, समझ गए, एसएसटी में। तो यह याद रखेंगे, अपना बिहार में है, अभी भी है, समझ गए। तो आगे आ जाइए, आगे हम लिखेंगे, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? निरिवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। याद कर लेंगे, यह याद कर लेंगे, नया टॉपिक है। दारिस क्या है? तो दारिस का मतलब हम अभी तुरंत बताए, 172 वाला सोने की प्राचीनतम सिक्का। दारिस का मतलब क्या होता है? सोने का प्राचीनतम सिक्का। कहाँ है सोने का प्राचीनतम सिक्का? ऑप्शन नंबर 22 में हो जाएगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो हम शुरू में बताए थे, 23 में हुआ था, 23 में हुआ था, 6 दिसंबर 1923 को हुआ था, समझ गए, याद रखेंगे। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है, समझिए, यूनान से है।
भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। ये सब क्वेश्चन है। शाहनाम का रचनाकार कौन है? तो शाहनाम का रचनाकार को आप कह सकते हैं रचना काल क्या है, कौन समय है, काल कौन नहीं है, कौन समय का है। तो समय का हम बात करें तो 10वीं 11वीं सदी में है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका 10वीं। संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निम, यानी हम कह सकते इग्निस में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ग। तो हरकस क्या थे? तो वह भी आपको हम नहीं बताया है। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये सब याद कर लेंगे, 2-4 चीज समझ गए। आगे ये सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? तो यह भी हम आपको नहीं बताए थे, याद कर दे। 1783 ईस्वी में। 1783 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। मुंडा किस देश के जाति है? तो मुंडा किस देश के जाति है? तो आप कह सकते हैं भारत के देश हैं, भारत के, ऑप्शन नंबर डी के। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यह तो हम बहुत देखे हैं। बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं युवा अंग्रेज अधिकारी के सामने यह भाषण दे रहा था, तो उसी को कहेंगे नए सिकंदर। समझ गए। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांव में बसता है, शहर में नहीं बसता है, लेखक के अनुसार। ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत सुंदर से आपका था डेसाउ जर्मनी में। डेसाउ जर्मनी लिखल है, हाँ लिखल है बी नंबर में, आराम से आप कर सकते हैं। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो हम आपको बता चुके हैं, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो यह भी हम बताए हैं, लेकिन यही याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, विल्हेल्म मूलर याद रख लीजिएगा। यह देखिए मानव का अर्थ क्या होता है? तो हम कह सकते हैं यह जो मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है? प्राचीन मानव होता है। इसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। यह तो अभी भी कई क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। वारेन हेस्टिंग्स को ऑप्शन नंबर 1। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किसके अध्ययन के कारण भारत के नवजीवन का संचार हो चुका था? हम कहेंगे नीति कथा का, नीति कथा का हो चुका था। इसी के साथ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरा लेखक परिचय समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से आप पढ़ सकते हैं, कोई बिना बकवास किए हुए, बिना कोई प्रचार किए मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। इसके अलावा आप जाकर क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखेंगे, जो क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज है। आपको 80 से 90% सवाल यहीं से मिलेगा। 100 की मैं वादा नहीं करता हूँ, 80 से 90% मिलेगा। आपको बनाना आधा ही है, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे।